कहते हैं कि जब अपराधी पुलिस और नेता मिल जाते हैं तो छोटा अपराधी भी बड़ा गुंडा बन जाता है। ऐसा ही घालमेल 4 दशक पहले एक सीरियल किलर को जन्म दे गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और आपका स्वागत है क्राइम स्टोरीज चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी ऑटो शंकर की है, जो मद्रास यानी आज के चेन्नई का सबसे खतरनाक कातिल था। उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। उसका असली नाम ऑटो शंकर नहीं बल्कि गौरी शंकर था। मैं उसकी कहानी शुरू से बताता हूं। गौरी शंकर का जन्म 4 मार्च 1955 को तमिलनाडु के वेल्लूर जिले के कांग यानलर में हुआ। उसे बचपन से फिल्में देखने का शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए वह मां के किचन से पैसे चुराकर फिल्म देखने जाता। आम लोग हीरो को पसंद करते हैं, पर शंकर को विलन अच्छा लगता था। वह फिल्म देखकर दोस्तों के साथ विलन की तरह नाटक करता। वक्त बीता और शंकर बड़ा हुआ। 1974 में वह रोजगार के लिए अपने गांव से 140 किमी दूर मद्रास गया, जिसे अब चेन्नई कहते हैं। वहां उसने पहले पुताई का काम किया, फिर पैसे जोड़कर एक ऑटो खरीदा और चलाने लगा। उसी साल तमिलनाडु सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी, जिससे शंकर की जिंदगी बदल गई। शराब पर बैन की वजह से कालाबाजारी शुरू हो गई। लोग ताड़ी, जो ताड़ के पेड़ से बनती है, ज्यादा पीने लगे क्योंकि यह सस्ती थी। जब सरकार ने ताड़ी पर भी बैन लगाया तो उसकी तस्करी शुरू हो गई। शंकर को जल्दी पैसा कमाने की चाह थी, इसलिए वह ताड़ी की तस्करी करने लगा। उसके पास ऑटो था और उसे पता था कि सस्ती ताड़ी कहाँ मिलेगी। ऑटो में तस्करी आसान थी क्योंकि पुलिस उसकी कम तलाशी लेती थी। शंकर ने महाबलीपुरम से ताड़ी लाकर मद्रास में बेचना शुरू किया। इस तरह वह अपराध की दुनिया में आया। बाद में उसने अपने भाई मोहन को भी इस धंधे में लिया और दूसरे राज्यों से शराब लाकर बेचने लगा। इससे उसे खूब पैसा मिला। उसने अच्छे कपड़े, घड़ियां, जूते और मोटरसाइकिल खरीदी। फिर उसने जगदीश्वरी से शादी की और उसकी जिंदगी अच्छी चलने लगी। लेकिन 1981 में सरकार ने शराब और ताड़ी पर बैन हटा लिया। तस्करी का मुनाफा कम हो गया। शंकर ने नया रास्ता चुना। वह रात को वेश्याओं को अपने ऑटो से उनके कस्टमर तक ले जाता था। उसे लगा कि इस धंधे में ज्यादा पैसा है, इसलिए उसने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू किया। उसने अपने भाई मोहन, बहनोई एल्डन और कुछ दोस्तों शिवाजी, जयवेलु, राजा, रमन, रवि, पलानी और परम शिवम के साथ गैंग बनाई। उसने तिरुवनमयूर के पेरियार नगर में गैर कानूनी जमीन खरीदी और वहां कोठा शुरू किया। बाद में उसने LB रोड पर भी कोठा खोला। शंकर कोठा चलाता और मोहन शराब का धंधा। कोई अवैध काम पुलिस की मदद बिना नहीं चल सकता। शंकर पुलिस को पैसे देता और उनके सामने गैर कानूनी काम करता। बाद में उसने फिल्म स्टार और नेताओं को भी लड़कियां दी, जिससे उसकी उनसे जान पहचान हो गई। इस धंधे से उसे खूब पैसा मिला। उसने पेरियार नगर में गांधी गली में आलीशान घर बनवाया। घर की ओपनिंग में बड़े पुलिस वाले और नेता आए। उसका रुतबा बढ़ गया। लोग परेशानी में पुलिस के बजाय शंकर के पास जाते और वह उनकी मदद करता। उसकी पहुंच ऐसी थी कि वह D.I.G की गाड़ी में लड़कियां और शराब ले जाता था। उसके धंधे के साथ लड़कियां भी बढ़ीं। 1986 में सुमति नाम की लड़की उसके कोठे पर आई। शंकर उसे पसंद कर लिया और उससे दूसरी शादी कर ली। हालांकि वह पहले से शादीशुदा था। जगदीश्वरी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह शंकर से लड़ी, लेकिन शंकर ने उसे गला दबाकर धमकाया। जगदीश्वरी चुप हो गई। शंकर का यही तरीका बन गया। वह हर सुंदर लड़की से शादी करता। कुछ महीनों में उसने 4 और शादियां की। उसकी हैवानियत बढ़ गई। वह अपनी तीसरी पत्नी विजया को सिगरेट से जलाता और काटता। विजया कुछ दिन बर्दाश्त करके भाग गई। बाद में उसकी एक और पत्नी मधु भी भाग गई। शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वह माउंट रोड के पल्स कैबरे में गया, जहां ललिता डांस करती थी। उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उसने उससे छठी शादी की। उसने ललिता को कालाक्षेत्र रोड पर घर दिलवाया। पहले वह अच्छा रहा, लेकिन बाद में उसे भी सिगरेट से जलाने लगा। सितंबर 1987 में ललिता शंकर के गैंग मेंबर सुदालाई के साथ भाग गई। शंकर को गुस्सा आया क्योंकि ललिता उसका कैमरा और 7,300 रुपए लेकर गई थी। उसका ईगो हर्ट हुआ क्योंकि सुदालाई उसका छोटा मेंबर था। वह ललिता को ढूंढने लगा। उसने पुलिस में शिकायत की और खुद भी गैंग के साथ तलाश शुरू की। 1 महीने बाद 27 अक्टूबर 1987 को पुलिस ने ललिता और सुदालाई को पकड़ा। शंकर ललिता को जबरदस्ती पेरियार नगर ले गया। रात 10 बजे वह उसे घर की पहली मंजिल पर ले गया। उसने शराब पी और ललिता को पिलाई, फिर उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। अगले दिन 28 अक्टूबर 1987 को
उसने पूछा कि वह सुदालाई के साथ क्यों भागी। ललिता ने कहा कि वह उससे प्यार करती है। शंकर गुस्से में उसे पीटने लगा। ललिता ने भी जवाब दिया। शोर सुनकर मोहन और एल्डिन आए। मोहन ने ललिता के बाल, एल्डिन ने हाथ और शंकर ने गला दबाया। ललिता मर गई। यह शंकर का पहला कत्ल था। उसने लाश को ऑटो में रखकर मोहन के शराब अड्डे पर ले गया। रात 2:30 बजे उसने मिस्त्री से गड्ढा खुदवाया और ललिता की लाश दफना दी। उसकी चैन और ईयरिंग्स निकाल लिए। सुबह उसने गड्ढे पर पलस्तर करवाया। शंकर की जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन सुदालाई परेशान था। उसे ललिता की खबर नहीं मिली। उसने शंकर से बदला लेने की ठानी। उसने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू किया और शंकर के कस्टमर कम रेट में फंसाए। 4 महीने तक उसने शंकर का नुकसान किया। 28 फरवरी 1988 को शंकर ने सुदालाई और रवि को ताज होटल के पास कस्टमर फंसाते देखा। उसने सुदालाई को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने बाबू को सुदालाई को लाने को कहा। बाबू ने उसे शराब का लालच देकर मोहन की दुकान पर ले गया। वहां एल्डिन, मोहन और शिवाजी थे। उन्होंने सुदालाई को शंकर से मिलने की बात कही। सुदालाई डरा, लेकिन वे उसे ले गए। शंकर ने उसका स्वागत किया और सबने शराब पी। रात 9 बजे शंकर ने ललिता का जिक्र छेड़ा। सुदालाई के जवाब से वह गुस्सा हो गया और उसे पीटने लगा। एल्डिन ने पैर, शिवाजी ने हाथ और बाबू ने तौलिए से गला दबाया। शंकर ने लात मारी और मोहन ने मुंह नाक दबाया। सुदालाई मर गया। शंकर ने लाश जलाने का फैसला किया। एल्डिन और मोहन ने पेट्रोल लाया। शंकर ने सुदालाई की चैन और अंगूठी निकाली और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग बुझने के बाद बचे हिस्सों को चादर में लपेटकर समुद्र में फेंक दिया। सुबह 5:30 बजे वे लौटे। शंकर ने कमरे को पेंट करवाकर सबूत मिटाए। 2 दिन बाद रवि सुदालाई के बारे में पूछने आया। शंकर ने उसे टाल दिया। रवि बार बार आने लगा। 14 मार्च 1988 को रवि फिर मोहन के घर आया। शंकर ने उसे शराब पिलाई और नशे में रवि ने कहा कि उसे पता है कि शंकर ने ललिता और सुदालाई को मारा। उसने ऑटो मांगा, वरना पुलिस को बताने की धमकी दी। शिवाजी ने उसे तमाचा मारा और सबने मिलकर उसे बाथरूम में मार डाला। रात को गड्ढा खुदवाकर लाश दफना दी। रवि की मां पूछने आई। मोहन ने रवि के नाम से खत लिखा कि वह बॉम्बे गया है। मां ने पूछना बंद कर दिया। शंकर का धंधा फिर चलने लगा। 29 मई 1988 को उसकी लड़की अनीता को 3 लोग संपत, मोहन और गोविंदराज छेड़ते हैं। एल्डिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पीटकर भगा देते हैं। शंकर को गुस्सा आया, क्योंकि ये लोग पहले भी अनीता को छेड़ चुके थे। शंकर गैंग के साथ L.B रोड गया और तीनों को पीटा। फिर उन्हें शराब अड्डे पर ले जाकर और मारा। शाम को वह उन्हें घर के स्टोर रूम में बंद कर देता है। लोग देख लेते हैं, लेकिन शंकर धमकाकर भीड़ हटाता है। रात 10 बजे वह देखता है कि संपत और मोहन मर चुके हैं, लेकिन गोविंदराज जिंदा है। शंकर उसे भी मार देता है। रात 1:30 बजे वह लाशें पास की बिल्डिंग में दफना देता है। तीनों के घरवाले पुलिस गए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। शंकर ने अब तक 6 कत्ल किए। पहले 3 का किसी को पता नहीं था और बाकी 3 में पुलिस चुप थी। लेकिन तब मद्रास में 9 लड़कियां गायब हो गईं। पुलिस ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। 1987 में M.G रामचंद्रन की मौत के बाद राष्ट्रपति शासन था। गवर्नर P.C एलेक्जेंडर ने D.I. जाफर अली की अगुवाई में S.I.T बनाई। टीम को कोई सुराग नहीं मिला। फिर शांति नाम की लड़की को एक नकाबपोश ऑटो से उठाने की कोशिश हुई। शांति ने शोर मचाया और लोग उसे बचा लेते हैं। पुलिस को ऑटो का शक हुआ। पूछताछ में शंकर का नाम आया। S.I. को उसका रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन संपत की बीवी गवर्नर के पास शिकायत लेकर गई। कांस्टेबल आरी की मदद से पुलिस ने 6 जुलाई 1988 को बाबू को पकड़ा। बाबू ने सब उगल दिया। 7 जुलाई को शंकर पकड़ा गया। तलाशी में शंकर की डायरी मिली, जिसमें उसके कत्ल, पुलिस, नेता गठजोड़ और तस्वीरें थीं। पुलिस ने मोहन और एल्डिन को भी पकड़ा। पूछताछ में सबने गुनाह कबूल किया। 5 लाशें बरामद हुईं, सुदालाई की नहीं। मीडिया में खबर फैली और शंकर को ऑटो शंकर नाम मिला। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 21 अगस्त 1990 को शंकर, एल्डिन, शिवाजी, मोहन और सेल्वराज जेल से भाग गए। जेल स्टाफ ने उनकी मदद की। 10 दिन में शंकर, एल्डिन और शिवाजी पकड़े गए। मोहन और सेल्वराज बाद में पकड़े गए। दिसंबर 1990 में मुकदमा शुरू हुआ। शंकर ने 6 कत्ल कबूल किए, लेकिन कहा कि फिल्मों ने उसे ऐसा बनाया। 31 मई 1991 को शंकर, एल्डिन और शिवाजी को फांसी और बाकियों को उम्र कैद मिली। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। शंकर ने मैगजीन में नेताओं के नाम बताए और माना कि उसने 9 लड़कियां गायब कर मार दी।
लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं पकड़ा गया। 27 अप्रैल 1995 को शंकर, एल्डिन और शिवाजी को फांसी दी गई।